वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। मज़ीद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे बात करेंगे आपके सेहत के हवाले से जो मामलात हैं। सवालात की एक बड़ी तवील फहरिस्त मेरे पास है और कोशिश करूँगा कि वो सवाल फ़र्दन फ़र्दन जो है वो प्रोग्राम में शामिल करूँ। मज़ीद मेहमान जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि एक माहिर तबीब हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ा है इलाज से लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, जिसमें हिजामा थेरेपी हो और इसके अलावा दीगर रेजिमेंटल ट्रीटमेंट्स हैं। इसके अलावा बोन और जॉइंट्स के हवाले से ख़ास तौर पे स्पेशलाइजेशन आपकी है इसके अंदर। जो अक्सर लोग इंजरीज़ का ख़ास तौर पे हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो पिछले प्रोग्राम में उनका भी एक सवाल आया था, बच्चे जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं बड़ी क्रिटिकल इंजरी हुई है। मैं आज ज़रा डॉक्टर साहब से इस हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू करूँगा। तो ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर डॉक्टर साहब की बड़ी गहरी नज़र है। डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया माजिद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और सवालात की एक बड़ी तवील फहरिस्त है, बल्कि इस दफ़ा तो जो ज़्यादातर सवालात हैं मैं बड़ा हैरान हूँ, बल्कि मैं बड़ा खुश भी हूँ कि जो नौजवान जो हमारे एथलीट हैं स्पोर्ट्स वगैरह में ख़ास तौर पे ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने शायद बड़े गौर से आपका प्रोग्राम देखा है, आपकी बात उनको समझ आई है। तो मैं ज़रा वो सवालात शामिल करूँगा, लेकिन पहले हम अपने ज़रा गुफ्तगू की तरफ आते हैं, अपने मामलात की तरफ आते हैं। जो सवालात हैं हम उसको शामिल करते हैं। पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी तबातुर के साथ आपने जोर दिया कि ब्लड सर्कुलेशन एक्चुअली है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर डाइजेशन के हवाले से आपने बड़ी एक लंबी एक ज़बरदस्त थ्योरी भी पेश की और आपने उसको एक्सप्लेन भी किया कि वो कितना किस हद तक इफ़ेक्टिव हो सकती है और किस हद तक डैमेजिंग भी हो सकती है। उसके ऊपर हमने बात हुई। अद्वियात के हवाले से भी बात हो चुकी है कि अद्वियात की तैयारी किस तरह होती है। अब इन सारी चीज़ों को एक जगह जमा किया जाए, ज़रा इसके ऊपर आज हम बात करें कि इनको कैसे साथ लेकर चलते हैं। और सब में ज़्यादा ज़रूरी है कि तवाज़ुन रखना। तरीका इलाज तो सारे ही यकीनन इंसान के फ़ायदे के लिए हैं, बाक़ा इंसानियत के लिए हैं, लेकिन इसमें तवाज़ुन रखना। और फिर एक सवाल कॉमन में, ज़रा सवाल तवील कर रहा हूँ क्योंकि तफसील से जवाब आए ना, कि एक थेरेपी अगर एक शख्स के लिए फ़ायदेमंद है तो दूसरे को उसका फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। या इसी तरह एक दवा जो आप पहले कभी दिया करते थे वो बहुत ज़्यादा असर रखती थी, आज लोग कहते हैं कि उसका असर ख़त्म हो गया। क्या दवा में असर ख़त्म हुआ है या हमारे अंदर कोई तब्दीली आई है? इन सारे सवालों का जवाब मैं चाहूँगा ज़रा तफसील से दिया जाए। जी बिस्मिल्लाह। माफ़ कीजिए। शैतानिर्रजीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। यासिर भाई, असल में ये जो हमारी मेडिकल की फील्ड में जो हर्बल पैथी में जिसे हम हिकमत कहते हैं, इसमें जो हमारा शोबा है ना, जिसे आम तौर पर हम हकीम के नाम से बुलाते हैं, इसमें सारी ही चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। अगर एक पोर्शन भी इसमें से कमज़ोर होगा तो फ़ायदा और नुकसान तो अल्लाह के हाथ में होता है, और दूसरा जो है वो ये कि वक़्त मुकर्रर होता है। लेकिन जो एक हमारी जो है ना, जिसे हम कहते हैं कि रेशो, जैसे अभी आपने सवाल के अंदर एक पहलू ये है कि हर बंदे के लिए वो चीज़ बेनिफिट उसमें है या नहीं, उस लिहाज से कभी भी हमें नहीं काम करना चाहिए। अब बात यह है कि जब हम प्रैक्टिकल के एंड पर आते हैं, यानी हम थ्योरी से फारग होते हैं तो हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं कि हम मतब बनाएं, क्लिनिक बनाएं। तो उस वक़्त हमें चूँकि जो 5 साल पढ़ाया जाता है उस सारी चीज़ों को अब हमने प्रैक्टिकल करना होता है। सबसे पहले है कि आपकी जो पेशेंट के साथ इखलाकियात कैसी है, इखलाकी तकाज़े कैसे हैं। उसके बाद उसके साथ आपने जो तशख़ीस की है, आप उनके ऊपर कितना उबूर रखते हैं, आप कितना समझते हैं, और किस हद तक जो है पेशेंट को आप जो है वो मर्ज़ के मुताबिक समझ कर उसको बता रहे हैं और उसके डील कर रहे हैं। जब आपने तशख़ीस कर ली, फिर तजवीज़ करना एक अगला मरहला आ जाता है कि आप उसको क्या जो है ना डाइट बता रहे हैं और क्या बैरियर दे रहे हैं डाइट की एंड के, क्या बैरियर दे रहे हैं आप उसको जो है वो ग़िज़ा की एंड के और परहेज़ की एंड के, और उसके बाद फिर आप जो है ना उसको अद्वियात की तरफ क्या देना चाह रहे हैं, क्या तजवीज़ करते हैं। जब आपने ये सब बखूबी अंजाम दे लिए, ये एक एक चीज़ बंदे के ऊपर एज आ मुआलज फ़र्ज़ होती है।
तो जब ये सारी चीज़ें हमने बखूबी अंजाम दे ली, पेशेंट आ गया, मुतमईन हो गया कि हमारा डायग्नोज भी ठीक है, हमने तशखीस भी ठीक कर लिया है, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद फिर अगला मरहला है कि हम उसको ठीक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये एक जो है ना बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ आकर। पीछे तो एक थ्योरिकल एंड है, इखलाकी तकाजे हैं, वो पूरे कर लिए, आपने डायग्नोज उसको कर लिया है, उसको रिपोर्टें देख कर किया है, या उसको ज़ुबान, नब्ज़ और उसके इल्म क्याफ़ा और उसकी तमाम जो है हरकत व सकनात से उसके जितने भी अल्लाह पाक ने उसमें जो दिए हैं हमें पहचानने के तरीके, उसके मुताबिक हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं। लेकिन डायग्नोज के बाद जो अगला मरहला है ना, ये इंतहाई मुश्किल, पेचीदा और इस वक्त ख़तरनाक तरीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है, जिसके ऊपर हम गुज़श्ता प्रोग्राम्स में बार बार और हमारे जो इस वक्त साथी इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं उन सब को फ़िक्र अंगेज़ जो बात है वो ये है कि जगह जगह लोग, पहले होता था कि लारी अड्डे पर या किसी बस स्टॉप पर या किसी जो है वो स्टेशन ट्रेन का या ऐसी जगहों पर जो है लोग शोबदाबाज बैठे हुए होते थे, वो कोई शोबदाबाजी दिखाकर बेवकूफ़ बनाकर लोगों को कुछ चीज़ें दे दिया करते थे। लेकिन अब हमारी जो तरक्की है ना वो हमें उस स्टेज पे ले आई है कि अब हर किसी के बेड तक ये चीज़ें पहुंच गई हैं कि शोबदाबाज ड्रामेबाजी से इन चीज़ों को बता रहे हैं। अब ये किसी पेशेंट के लिए इसलिए ज़्यादा रिस्की नहीं होता क्योंकि वो अपने एक मुआलज के पास बैठा है, अगर वो मुआलज है तो वो कभी भी उसको जो है उसी डिजीज़ पर, उसी एंड पर वो दवाई नहीं देगा, ठीक है, वो उसके मुताबिक उसकी जो है मेंटेन करेगा, खुराक को मेंटेन करेगा, उसकी डोजेज बनाएगा, उसकी जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदे को डाइजेशन में इशू है, गट्स का इशू है, तो हम उसको कभी भी बिल्कुल सफूफ पाउडर बनी हुई दवाइयाँ नहीं देते, ठीक है जी, ठीक है। उनको थोड़ी सी ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि जिनके अंदर जो है ना थोड़ा दाना मौजूद हो, ताकि उनका गट्स के इशू जो हैं वो, उनके जो इंटेस्टाइनल इशू जो हैं वो हल हो जाएं। उसके लिए उसको कोई अलग से अगर वो करे तो अच्छी बात है, जल्दी ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ हमारी जो अद्वियात हैं वो उसको उसी फॉर्म में हम देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको फिर जो है ना वो एज ज़्यादा है तो उनको हम बिल्कुल उनको पाउडर देना पड़ता है, बहुत बारीक, उसको बहुत जो है ना सही रगड़ाई हुआ और बहुत ऐसे कि फ़ौरन उनको जो है ना उसकी केमिकल अफ़ाल उसके चेंज हो और वो फ़ौरन बेनिफिट दे दें। ठीक, अब ये एक मुआलज ने डिसाइड करना होता है। अगर सपोज़ मुआलज के पास जो है वो इन चीज़ों का उसको पता ही नहीं है, उसने सिर्फ वो कोई कंपनी की मेडिसिन लिखनी है, तो उसने उसमें बेचारे ने मजबूर होना है कि जो कुछ बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है उसको तो पता ही नहीं है। ये हमारा जो शोबा है ना अद्विया साजी का, ये बहुत ही यानी जो है ना पेचीदा और बहुत ही गौर तलब और बहुत ही दयानतदारी मांगता है। बिल्कुल ऐसे, बहुत खुलूस, बहुत मेहनत मांगता है। मेहनत बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। अब यहाँ पर आकर जैसे अभी पिछले दिनों आपके पास यहाँ प्रोग्राम्स भी हुए, हमारे उस्ताद आए भी, अहमद सलीमी साहब और नसीम कासमी साहब ने यहाँ पर प्रोग्राम भी किया, तो उसमें उन्होंने इस बात को बहुत हाईलाइट किया कि हम जो है मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, सीनियर लोगों को, जूनियर्स को बिठा कर हम बता रहे हैं कि सीनियरिटी जो है वो किस एंड पर किसके पास है, तो उसको समझें। तो वो सारी चीज़ें हम पब्लिक अब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए। अब वो जो हर बंदे को अगर हम एक ही चीज़ देना शुरू कर देंगे तो वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे, वो फ़वायद नहीं मिलेंगे, वो नुकसान हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर सपोज़ हम इस चीज़ का तयन कर लें, ये बज़ाहिर बहुत छोटी सी चीज़ है कि किस बंदे को किस मिकदार में, किस जो है ना शेप में क्या देना है, बिल्कुल ठीक है। ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है, हमें हर मरीज़ के लिए, एक ही डिजीज़ पर जो मरीज़ बैठे हुए हैं उनके लिए अलग अलग ये करना पड़ता है। अब ये तो है मेडिसिन, लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो अभी मेरे पास जो चल रहे हैं, जो मेरा सब्जेक्ट है मेरे सब्जेक्ट में अभी मेरे पास 3 पेशेंट इस वक्त ऐसे हैं कि जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेट लिख दिया। एक बल्जिंग डिस्क का है,
एक जो है वो डिसलोकेट हो गई है उनकी जो है मोरे, और अब उनके ऊपर हम क्या करेंगे। जो मैं एक 10-11 साल से एक बिल्कुल सेपरेटली एक जंग कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो है मैं बहुत दफ़ा टीम बनाता हूँ, फिर देखता हूँ तो अकेले का अकेला खड़ा होता हूँ। तो वो जो है ना क्या है कि इसमें ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है, इस वजह से हमारी टीमें जो है टूट जाती हैं कि ये प्रैक्टिकल है। ये वो वाली मेहनत है कि मरीज़ के साथ उसातिज़ा कहते थे कि मरीज़ बन जाओ ताकि अल्लाह की रहमत जो है शामिल हो जाए उसके साथ। आपकी खलूस, आपकी दयानतदारी, आपकी जो उसके साथ लॉयल्टी है, जो सच्चाई है, वो अल्लाह की तरफ से उस वक़्त शामिल होगी जब आप जो है उसकी जो है तमाम चीज़ों को तमाम जो है ना वो पूरा करते हुए, पहले उसके साथ इखलाकी तकाज़े, फिर उसको तशख़ीस के बाद तजवीज़ भी कर ली। अब तजवीज़ करने के बाद आपने उसको जो है जो तजवीज़ कर लिया है वो किस तरह से तजवीज़ कर लिया है। अब वो तजवीज़ करने के बाद भी मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि उसको जो है एक मैस्कुलर एंड का कोई भी जो आपने सवाल किया है, अब ये तकरीबन आलमोस्ट मैं उसके तीसरे पहलू की तरफ आ चुका हूँ कि वो उसको कोई ऐसी इंजरी हो गई है, उसको ऐसा कोई झटका लग गया है, वो कहीं गिर गया है, या कोई भी ऐसा उसको ड्राइनेस का इशू आ गया है। जो गुज़श्ता मेरा प्रोग्राम था कि जिसमें मैंने ये बात कही थी कि ड्राइनेस इस वक्त बहुत ज़्यादा है, ये रेडिएशन की वजह से। अब ड्राइनेस की वजह से जो पेशेंट हमारे पास आया है उसको जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड हैं, जो थ्योरियाँ हैं, जो हर 5 साल 7 साल के बाद WHO चेंज कर देता है। वो क्यों चेंज करता है? वो इसलिए चेंज करता है कि वो एनवायरनमेंट जो आने वाली होती है ना उसके मुताबिक मेंटेन करता है कि अब हमारे ब्लड के प्रेशर्स क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, हमारे क्या किस तरह से क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो मेंटेन वो सर वो इसलिए मेंटेन करते हैं कि वो एनवायरनमेंट को देख रहे हैं और हमारी डाइट के स्टैंडर्ड्स को देख रहे हैं कि अब हम जो है पहले जो फसलें किस तरह से हम ले रहे थे, अब हम फसल को किस तरह से ले रहे हैं, उन अजनास को हम किस तरह से खा रहे हैं, हम साइकोलॉजिकली कितने एंगेज हो चुके हैं, हम किस जो है ना स्टेज पर इस वक्त फंसे हुए हैं, उनको इन सब चीज़ों का इल्म होता है। उनकी कंक्लूजन करके वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ गौर ही नहीं करते हैं, हम कंसिडरेशन में ही नहीं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं है हमारा इस तरफ कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हमें कब ज़रूरत है, किस जो है ना मिकदार में ज़रूरत है। अभी मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात करता जाऊँ, मेरा ख्याल थोड़ा लंबा हो रहा है। जैसे अभी आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो रमज़ान शरीफ में जो है ना हम लोग ये समझते हैं कि शायद हमने सुबह से सहरी के बाद से कुछ खाया नहीं है, तो अब हमें अफ्तारी में बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। हालांकि ये इतना रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इतना रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि हम जो सारे दिन की बॉडी ने एनर्जी जमा की होती थी ना, उस एनर्जी को हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी, उस एनर्जी को हम तली हुई चीज़ों के साथ उलझा देते हैं कि तू बस इसी के ऊपर तू भी ज़ाया हो जाए और ये चीज़ें भी ज़ाया हो जाए। ठीक है जी। अब बात ये है कि हमने जो फास्टिंग का एक असल हकीकी जो उसका बेनिफिट थे, जो उसका जो सही इस्तिफादा था, वो हमने हासिल नहीं करना। हमने यख पानी पीने, ठीक है जी, हमने तली हुई चीज़ें खानी है। बहुत दोस्त अहबाब हैं, उनको जब कहते हैं कि जी आपने तली हुई कोई चीज़ नहीं खानी, तो आगे से अजीब, एक पढ़े लिखे लोग होकर सब कुछ होने के बावजूद एक अजीब सा जवाब देते हैं। अब मेरे मुंह में ना बड़े तलख अल्फाज थे, लेकिन मैंने उनको थोड़ा सॉफ्ट करके वो किया है कि मैं इसमें गुस्सीले मेरा जो है ना लहजा हो गया कि भाई आप जो है तली हुई चीज़ों के बगैर, यानी पकोड़े समोसे के बगैर रोज़ा कैसे अफ्तार हो सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट बन गया आम, जो कि इतना ख़तरनाक है, इतना नुकसानदेह है कि आपकी बॉडी ने जो एनर्जी मेंटेन की है सारे दिन में, और जो उसने आपकी बॉडी के अंदर से तमाम जो इंटेस्टाइनल फासद मवाद हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा किया है, अब आपने ऐसी एनर्जी देनी है
कि वो जो सिक्योर किया है उसने, वो सिक्योर सिस्टम भी उसके जो है ना वो काम कर सके। आंतों के अंदर जो खारिज होने वाले फासद टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं इतने टाइम में, फजर से लेकर मगरब तक की ड्यूरेशन में जो हरारतें मेंटेन हो चुकी हैं, उन्होंने आंतों को मेंटेन कर दिया है। अब वो फासद मवाद निकलने को है। हमने तली हुई चीज़ें देकर ना सारी एनर्जी को उधर लगा दिया कि पहले तो इसको डाइजेस्ट करने में आप 15 घंटे के लिए एंगेज हो जाओ। ऐसे ही अब वो जो पकोड़े समोसे पता नहीं कौन से तेल में बने हुए हैं, आपने घर में भी बना लिए हैं, लेकिन तले तो हैं, मैदा तो है, उसको डाइजेशन करने में कम से कम 12 से 15 घंटे फिर चाहिए हमारे मैदे को। अब जितनी भी एनर्जी थी वो डाइजेस्टिव सिस्टम के इस एंड पर मैदे को बंद ना हो जाए, जो सुबह से रेस्ट कर रहा था, अब उसको हमने रेस्टलेस कर दिया है सहरी तक। ऐसे ही फिर ऊपर से ठोंसे जा रहे हैं। साइकोलॉजिकली हम कॉम्प्लेक्स में अपना नुकसान करते हैं, फिर एंड पे कह रहे होते हैं रोज़ों में मुझे ये नुकसान हो गया, रोज़ों ने मुझे ये कर दिया, तो रोज़ों से मुझे ये हो गया। फिर भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होते हैं, तो उनको हम यही कहते हैं कि भाई ये जो बेनिफिट्स है ना, ये आपको इस वजह से मिल गए हैं कि सहरी की बरकत है और अफ्तारी की बरकत है। ये टाइमिंग मेंटेन आपने की है। अगर आप डाइट भी मेंटेन करते तो आपकी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल, ये है फास्टिंग। अब फास्टिंग को हमने ना एक पता नहीं क्या अपने लिए एक अजाब बना लिया है, हर चीज़ को हमने बोझ बना लिया है। वो गुज़श्ता प्रोग्राम में मेरे पीरो मुर्शद ने फरमाया था कि हम जो है शुक्र को समझ नहीं रहे। बहुत खूब। अगर हम शुक्र को समझें कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी नेमतें दी हैं और उन नेमतों को कैसे हम जो है कंज्यूम करें, कैसे हम इस्तेमाल करें, तो हम जो है ना उसको सही मानों में अपनी बॉडी को मेंटेन करें, अपने इन चीज़ों को समझें और इनके ऊपर उसी तरह से अपने आप को जो है वो चलाएं, तो हमें ना कोई बीमारी हो, ना कोई तकलीफ़ हो, ना ये चीज़ें हो, इस तरह के बैरियर्स ना हो। लेकिन हम लोग जानबूझ कर ना जैसे कि अजाब अपने गले में डालना चाहते हैं। तो वो जो अफ्तारी है ना हमारी, वो इस वक्त जिस तरह की हमारे दस्तरखान बने हुए हैं ना सर, ये बहुत ख़तरनाक बने हुए हैं। इसका मेयार क्या होना चाहिए, सवाल ये पैदा होता है। खजूर, ये बार बार सवाल पूछते हैं कि सहर अफ्तार के अंदर हमारे पास जो फिटनेस से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी ये कहते हैं कि फिर आखिर क्या खा जाए, और फिर इस माइंडसेट को कैसे चेंज करें कि ज़्यादा खाएंगे माफ़ कीजिए तो ही सरवाइव कर सकेंगे, या पूरे दिन की जो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो हम एक मखसूस वक्त के अंदर पूरा कर सकते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? और जैसे भी आपने क्या कि फास्टिंग वाकई ऐसी चीज़ है, इतनी डैमेजिंग है कि आपकी जो तवानाई है उसको कम कर देगी, जिसको पूरा करने के लिए खजला फैनी और ना जाने क्या क्या चीज़ें खाए चले जा रहे हैं। क्या सर असल में मेंटेन ये करना होता है कि हम बाकी दिनों में अपने नाश्ते को टाइम पर नहीं ले रहे होते, दोपहर की ग़िज़ा नहीं ले रहे होते, शाम की ग़िज़ा टाइम से नहीं ले रहे होते, ओल फोल खा रहे होते हैं। तो हमने एक 30 डेज़ के लिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करना है। ये है रोज़े का असल जो स्टैंडर्ड और मेयार और मकसद, कि हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक स्टैंडर्ड पे मेंटेन करना है ताकि आंतें अच्छी तरह साफ़ हो सकें और हमारी एनर्जियां मेंटेन हो जाएं, हमारी बॉडी की हरारतें मेंटेन हो जाएं। हम नेक्स्ट 1 साल के लिए फिर दोबारा जो भी ऊपर नीचे टाइमिंग होगी, ग़िज़ाएँ होंगी, वो उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि हम कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि अब हम भूखे रहे हैं, तो अब हम पहले सारे दिन में अपना बॉडी के अंदर फसाद पैदा करते थे, खाते पीते थे उल्टा सीधा, अब वो सारा कुछ उल्टा सीधा एक ही दस्तरखान पे ठोंस लें। बिल्कुल सही। ये जो चीज़ है, अब देखें खजूर है, ठीक है, बींगे मुस्लिम हम आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ते हैं, तमाम अम्बिया कराम की पढ़ते हैं, जब से दुनिया बनी है, जब से तमाम अम्बिया का ये जो है ना वो रहा कि खजूर और बकरी का दूध ग़िज़ा रही। तो सर आप ऐसी ग़िज़ा क्यों नहीं ले रहे अफ्तारी के टाइम जिसके अंदर एनर्जी कंप्लीट है? बिल्कुल सही। आप उसकी एनर्जियाँ निकालें, उसको देखें कि हमारी बॉडी ने ये 15 घंटे में या 16 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली होगी, उसको पूरा करना है। बिल्कुल ठीक है। हम क्यों एक जो है ना वो उनके ऊपर बैठ जाते हैं कि भाई ये भी खाना लाजमी है तो इसके बगैर ये नहीं होता, इसके बगैर ये नहीं होता। ये हमारा कॉन्सेप्ट ख़राब है।
ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये हमें नुकसानदेह है, ठीक इस कॉम्प्लेक्स से निकलना पड़ेगा। हमें सिर्फ एनर्जी वो पूरी करनी है जो हमारा जो बॉडी के अंदर एनर्जियां सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम पर ही सारी कंज्यूम हो जाएंगी, तो बाकी हम क्या करेंगे। अब जैसे गुज़श्ता प्रोग्राम में एक सवाल आया था कि जी मैं सुबह उठता हूँ तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, जिससे दर्द में होती है। दर्द होता है, मैं सर तो पा रहा हूँ। जी, तो सर वो क्यों होता है। हमने खाना खाया और शकील किस्म का खाना खाया, गोश्त वगैरह खाया और हम सो गए। अब खाया है वो अभी मैदा के अंदर जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू भी नहीं हुआ, हम सो गए हैं 15-20 मिनट के बाद, सिस्टम हमारा बंद हो गया। ठीक है जी। अब जितनी भी एनर्जी थी सर से पांव तक वो सारी की सारी मैदे को मेंटेन करने में लग गई है कि लो भी बंदा तो लेट गया। अब कहते हैं जी फैट्स ना बढ़े, फैट्स भी कम हो, ये भी हो। ये एक अजीब फलसफा है भाई। जब तक हम अपनी इन चीज़ों को नहीं समझेंगे हम बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। अब वो हमने जो ग़िज़ा ली है उसको 4 से 5 घंटे तो वो मैदा से ही खारिज होते हुए लग जाने। जो हमने गोश्त खा लिया, इस तरह की चीज़ें खा ली, फिर हम सोए पड़े। अब दिमाग तो हमारा सो गया लेकिन बॉडी जो है मुसीबत में पड़ गई है, परेशान हो गई है। उसकी सारी एनर्जियां जो है वो इसको मेंटेन करने पे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई चीज़ डैमेज ना हो जाए, ठीक है जी। अब वो कहाँ आंतों में काम करेंगी, कहाँ वो निज़ाम इखराज में काम करेंगी, कहाँ वो बॉडी की जो है वो सर्कल्स को मेंटेन करेंगी। जहाँ जहाँ जो कुछ खड़ा है वो फैट्स की सूरत में तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है जी। जहाँ जहाँ ब्लड के अंदर क्लॉट्स ब्रेक हैं जो कि खारिज होने से निज़ाम इखराज ने खारिज कराने थे वो वहीं पे चिपक गए हैं, मसल्स के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, हमारे टिश्यूज़ के अंदर तमाम चीज़ें कमज़ोर हो गई हैं। अब वो अल्लाह अल्लाह करके 7-8 घंटे 9 घंटे हम सोए रहे हैं, फिर हम जो अब थोड़ा सा मौसम ऐसा आ गया तो एसी के बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट हवा के सामने अब बगैर हमें नींद नहीं आती। ये भी एक बड़ा जो है लम्हा फिक्री है। एक टेम्परेचर मेंटेन होना एक और चीज़ है, एक बिल्कुल डायरेक्ट जब तक हमें हवा नहीं आ रही, ये भी कॉम्प्लेक्स है जी, ठीक है जी। एहसास कमतरी है कि पता नहीं ये होगा तो मैं सही हूँ, मैं जो है ना बड़ा अच्छा हूँ। हालांकि स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए हमारे कमरे का एक कि भाई ये टेम्परेचर होना है बस। बिल्कुल सही। उस टेम्परेचर को हम मेंटेन नहीं करते, हम डायरेक्ट हवा के चक्कर में जो है ना वो अपने आप को फंसा देते हैं। वो फिर डायरेक्ट हवा अब एनर्जी की जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पर लग रही है तो उसको हरारत की भी ज़रूरत है, उसके ऊपर तो अच्छी भली जो है ना वो अब वो ठंडी हवा से हमें एक्सटर्नल हम उसको वो कर रहे हैं, फिर ठंडे पानी भी हमने पिए हुए हैं, फिर उल्टे सीधे सोते हैं। फिर सोने का भी हमें कोई वो नहीं है अदब आदाब कि असल में सेहतमंद सोना किस तरह से कैसे होना चाहिए, मसनून क्या है, बिल्कुल सही। हम नहीं सोते। मैं तो जी ऐसे ही सोता हूँ और आप यकीन करें इतना ख़तरनाक है उल्टा सोना कि ज़्यादातर लोग आके यही अब हिस्ट्री देते इसके बगैर तो हमें नींद ही नहीं आती। यानी ये एक और जो है ना हम अपने साथ ज़्यादती करते हैं। ये जो आपने कहा ना कि मैस्कुलर सिस्टम में जो इश्यूज आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से आते हैं या ये क्या है, ये मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अब जब ये चीज़ें जब तक हम मेंटेन नहीं करेंगे, हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे इस एंड पर कि हम मगरब के टाइम ग़िज़ा लें, जो हमने अफ्तारी के टाइम ग़िज़ा ले ली है उसको हज़म होने का टाइम दें। और ग़िज़ा सर खजूरें बहुत है, दूध बहुत है, बिल्कुल सही है, उसको टाइम दें, ठीक है जी। आपने रोटी भी खानी है, आपने 15-20 मिनट में इतना कुछ ठूस लेना है कि पूरी जो एनर्जी थी ना वो अब सिर्फ फिर मैदा पे लग जाए। अच्छा, ये भी एक काम वो हमारे यहाँ पाया जाता है, मुझे माफ़ कीजिए, कि वो अजान सुनने से चंद लम्हे कबल तक जी और वो जानबूझ के ताख़ीर से शुरू किया जाता है। एक तो ये माइंडसेट मेरी आज तक समझ में नहीं आया आखिर है क्या। लोगों को मैंने अक्सर देखा है, जब मैंने उनसे सवाल किया कि ये भी तो मुमकिन है कि आप घंटा डेढ़ पहले उठ के भी वो कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ा एक वक्फ़ा दीजिए ताकि आपका नमाज फ़जर के बाद जो बाकी की आपकी जो इबादत हैं, ज़िक्र अस्कार हैं, उसके बाद आपका अगर सोने का अगर इरादा हो तो एक बड़ा माकूल एक वक्त होगा, लेकिन वो मन ये होता है। सर देखें बात यह है कि जो असल स्टैंडर्ड है ना वो ये है कि आप सहरी के टाइम सहरी आपने की है। मैं नफली रोज़ों में अक्सर दोस्त अहबाब कोई साथ हों तो वो कहते हैं ना कि मैंने नफली रोज़ा रखना है
और वो बगैर सहरी के रख लेते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि आपका रोज़ा कभी भी नहीं है, पढ़ लें। बिल्कुल ठीक है। और सहरी का जो स्टैंडर्ड है वो पूरा होता है इशराक की नमाज में। आपने इशराक पढ़ी है, अब सो जाए। बिल्कुल ठीक है। रोज़ों में भी यही स्टैंडर्ड है कि आपने सहरी की है तो आपने इशराक तक अपने आप को जगा के रखना है। ठीक है जी, अच्छी बात है कि कुरान मजीद पढ़ें, कोई जिक्र अज़कार करें, लेकिन हम ये नहीं कहते, हम ये कह रहे हैं कि भाई अपने आप को जगा के रखें। कोई भी एक्टिविटी है वो अपनी मेंटेन कर लें, उसके बाद सो जाएं। बिल्कुल। अगर आप नमाज के टाइम सो जाएंगे, अब यहाँ पर लोगों ने ऑफिस जाना है, वो कहते हैं जी यही तो 2 घंटे हम सोते हैं। ओ भाई, यही 2 घंटे तो आपका नुकसान कर रहे हैं, आप समझें इस बात को। जी। गुज़श्ता प्रोग्राम में जैसे मैंने कहा था कि वो एक दोस्त हैं, वो बिल्कुल ऐसे उठते हैं, ऐसे भागते हैं अपने ऑफिस के लिए, तो उनको हम यही कहते हैं कि भाई 1 घंटा पहले अपनी अलार्म लगा रहे हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन करें, अदरवाइज आप फिर सारी ज़िंदगी बीमारियां ही फेस करते रहेंगे। और जब आप सारी ज़िंदगी का जो जमा पूंजी करके एंड पे किसी हॉस्पिटल में जमा करा रहे होंगे अपने आप को, जो है ना वो थोड़ा चलता फिरता देखने के लिए। बिल्कुल। तो सर बात ये है कि हमारा जो माइंड सेट है ना, ये बड़े एंड पर बड़ी ज्यादा चीजों में खराब हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा था कि अब हमने जब दवाई दे दी उससे भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो हमने एक प्रैक्टिकली उसको तरतीब देनी है कि उसका मैस्कुलर सिस्टम में इशू है, उसकी जो है बोन का इशू है, उसके मोरों का इशू है, उसका इशू क्या है, उसके मुताबिक उसको प्रैक्टिकली हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो फिजिकल ट्रीटमेंट है, जिसे रेजिमेंटल ट्रीटमेंट कहते हैं, वो मेहनत तलब है। अब इस एंड पर मुआलिज जो है वो मेहनत करना ही नहीं चाहते। अदविया साजी भी मेहनत तलब है, वो भी नहीं हम करना चाहते। अब ये जो 2 चीजें हैं ना, ये इस फील्ड को, इस हमारे शोबे को जो हर्बल है और मेडिकल का जो असल मग़ज़ है, जो असल जान है, इसको तबाह बर्बाद किए हुए है। बिल्कुल ठीक है। कि अदविया साजी में मेहनत है कि हर दवाई के लिए एक अलग स्टैंडर्ड है। बिल्कुल ठीक है। कि उसको किस पत्थर में किस तरह से आप उसको पिसाई करेंगे, कितनी रगड़ाई करेंगे, क्या करेंगे, और उसके बाद आप उसको जो है ना किस तरह से आपने उसको जो है फर्मेंटेशन करनी है। इस वक्त मेरे पास मेरे क्लिनिक में जितनी भी अद्वियात हैं वो सारी की सारी हम इसी तरह प्रोसेस करते हैं, जिसको हम हर्बल में और अरबी में कहते हैं चर्ब करना। बिल्कुल, अपने सामने अपने ज़ेरे निगरानी नहीं, चर्ब करना, कि वो चीज़ें जो हैं बाकायदा उनको पका कर वो करके ताकि फौरी असर मिल सके। वो बड़ा मेहनत तलब काम है। मैं भी इसकी तरफ आता हूँ डॉक्टर साहब, ज़रा इसके बारे में बात करना ज़रूरी है कि कैसे अद्वियात की तैयारी जो है वो होती है। ये मरहला बड़ा मुश्किल और बड़ा बारीक है, और किस तरह ये पाया तकमील तक पहुँचता है, ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक में यहाँ पर ले लेता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से जो मज़ीद जो सवालात आपके हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब तशरीफ़ फरमाएं, सवालों के जवाब दे रहे थे और बड़े एक अहम मामले और मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी। एक तो तरीक़ा इलाज के हवाले से, और दूसरा ये कि माह मुबारक की आमद से पहले ही वो सवालात जो साल साल मौसूल होते आए हैं, वो एक दफ़ा फिर सिलसिला शुरू हो चुका है। वो भी मैं पैगामात देख रहा था, यही लोग ज़्यादातर सवाल करते कि सहर व अफ्तार के क्या मामलात होने चाहिए। और बड़ी अजीब बात है कि साल साल तलक़ीन करते आए हैं, बताते आए हैं, इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते आए हैं कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और आपका रूटीन क्या होना चाहिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ताहम बड़ी अजीब सी बात है ये कि लोग आज भी उन्हीं मसाइल का शिकार हैं। डॉक्टर साहब ऐसा ही है, अभी भी जो मैं सवालात देख रहा था उनमें यही ज़्यादातर पूछा जाता है कि जी हम बड़ी एहतियात करते हैं, सब कुछ है, लेकिन मामला जो है वो फिर गड़बड़ हो जाते हैं। एक की तो आपने निशानदेही की कि वो सारे दिन की मेहनत एक तरफ, और वो जैसे ही अजान की आवाज़ होती है
उसके बाद फिर सब मामला जो है वो सारी दिन की मेहनत जो है ज़ाया कर देता है। फिर इसके बाद क्या किया जाए? और फिर जो अद्वियात का तसलसल के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं वही अक्सर सवाल पूछते हैं कि फिर अद्वियात का इस्तेमाल भी हो, रोज़े की पाबंदी भी हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ख़ास तौर पर ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं वो हमेशा फ़िक्रमंद होते हैं। कोई ऐसा तरीक़ाकार है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप चेंज करने की कोशिश करते हैं, ज़रा ये कॉन्सेप्ट भी चेंज कीजिए। सर देखें, एक यहाँ पर एक बात मेरे दिमाग में आई है कि हम कभी किसी 3 स्टार या 4 स्टार किसी होटल पे जाते हैं तो हम एक ऑर्डर दे देते हैं। उस ऑर्डर से पहले वो ना कुछ लवाजमात देते हैं जो बड़े लाजमी होते हैं। वो लवाजमात क्यों देते हैं? एक बात है, बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं जी ये स्टार्टर है। उसमें क्या होता है, किस तरह से होते हैं, गर्मियों में क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है। बड़ी गहरी बात। अब ये कोई सिर्फ अमीर लोगों का स्टैंडर्ड तो नहीं है ना। अल्लाह पाक ने इसलिए रोजे बनाए हैं कि अमीर गरीब सारे अब इस कॉन्सेप्ट को समझो। क्या अच्छी बात आपने, ये फलसफा इसका है। ठीक है सर, हम अगर अफ्तारी के टाइम, चूंकि फास्टिंग के टाइम पर मैदा खाली होता है, एक टाइम तक हम उसको खाली रखते हैं, अपनी बॉडी की एनर्जी को, टेम्परेचर को, सब चीज़ों को मेंटेन करके लेके आ रहे होते हैं। अब चूंकि डे फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने एक जो है ना वो चेंज किया होता है, ताज़ा ताज़ा 2-3 दिन 4 दिन, तो हमें बाज़ औक़ात जो है लो एनर्जी या इस तरह की कोई भी फीलिंग, किसी को ब्लड का प्रेशर में कमी ज़्यादती या शुगर में कमी ज़्यादती, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब इन सब चीज़ों का सलूशन एक ही है, वो स्टार्टर वाला फार्मूला। आप 1-2 खजूरें लें, कोई भी कम्बिनेशन बना लें जो आराम से डाइजेस्ट हो, उसको 20 मिनट दे दें ताकि वो मैदे को, आंतों को एक सर्कल दे दे, और उसमें कोशिश करें कि वो लुब्रिकेशन का जो है ना मंबा हो। ठीक है। जैसे खजूर है ना, इसके अंदर एक ख़ास लुब्रिकेशन मौजूद है। ठीक है जी, बादाम के अंदर एक ऑयली अज्जा मौजूद है। ठीक है जी, इस तरह के कम्बिनेशन लें जो हमें लुब्रिक, क्योंकि ड्राइनेस हुई हुई होती है तो हमें जो भी हमारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाते हैं। और उन्होंने मेंटेन भी इसी तरह होना होता है पूरी दुनिया में। पूरे इंसानों का जब से इंसानियत है, जब से अब तक इसी तरह के स्टैंडर्ड अल्लाह ने कहा है कि हम मेंटेन कराते हैं। ठीक है जी। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आखिरी एक स्टैंडर्ड दे दिया कि इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, बेशक इससे आला कोई तरीका हो ही नहीं सकता। अब हमें ना समझ नहीं रहे, हम उसको भी अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम फेलियर में फंसे रहेंगे, फिर हम सही नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब सर देखें, हमने स्टार्टर दे दिया बॉडी को 3 से 5 या 7 खजूरें, साथ में गरम दूध का गिलास या नॉर्मल दूध का गिलास। ठीक है जी, या हमने जो है कोई शिकंजवीन वगैरह बना के ले ली। अब वो ले लिया है तो अब हम नमाज पढ़ें, 15 मिनट लग जाने हैं। बिल्कुल सही है। तसल्ली से नमाज पढ़ें, 15 से 20 मिनट दें ताकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी तमाम उन चीज़ों को, हरारतों को मेंटेन कर ले, क्योंकि हरारतें कम हो चुकी होती हैं, कुछ ग्लैंड्स की ज़्यादा हो चुकी होती है फास्टिंग के साथ। बिल्कुल सही है। अब उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें समझना है कि हमें किस मौसम में किस तरह की ज़रूरत है, हमें खुद समझना है, किसी के पास नहीं जाना जी। हर बंदे की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल हर एज की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। और जिस तरह की उसकी सारे दिन की एक्टिविटी रही है, हेल्दी एक्टिविटी रही है, या उसने कंप्यूटर यूजेज किया है, या सोता रहा है, या कुछ भी है, उसको ज़रूरत अलग अलग है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर एक अरसे से ये हसन स्क्वायर पे अपनी जो तरावियाँ होती हैं 6 रोज़ा ये पढ़ता हूँ। पहले 6 दिन इफ्तारी में खजूर और पानी या दूध के अलावा कुछ नहीं खाते जब तक हमने तरावियाँ पढ़नी होती है। बहुत खूब। और तरावी ख़त्म होती है रात को 1:30-2 बजे। 1:30-2 बजे।
ठीक है जी, क्योंकि 6 रोज़ा है, पहला दिन हमारा सूरत इनाम तक ख़त्म होती है। तो कभी भी तलब नहीं हुई। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बिल्कुल सही। कि अगर मैं ठूस ठूस के खा लूंगा तो मैं तो क़याम कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। मैं तो भागा वाशरूम, वाशरूम से भागूंगा, फिर उधर, फिर भागूंगा, फिर उधर, इसी चक्कर में लगा रहूंगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो सर मुझे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा बेहतरीन मेंटेन हो जाता है। और 6 दिन तक कभी भी हाजत नहीं हुई। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ जो क्राउड है, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, सर मैं उनको देख के सुभान अल्लाह ही कहता हूँ कि कभी भी मैंने देखा है कि बहुत कम लोग वाशरूमों की तरफ जा रहे होते हैं। सब ने ये एक माइंड सेट बनाया हुआ है कि अफ्तारी कम करनी है जी, बिल्कुल ठीक है। हम अफ्तारी जितनी लिमिटेड करेंगे, अफ्तार के बाद उतना अच्छा हम क़याम कर सकेंगे और अपना इन चीज़ों को मेंटेन कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर सहरी का जो स्टैंडर्ड है वो सिर्फ ये है कि अब आपने यहाँ फिर गौर करना है, क्योंकि आप कंप्यूटर के यूज़ कर रहे हैं या क्या यूजेज है आपका, तो आपकी बॉडी कितना क्या कंज्यूम होगा, उसके मुताबिक आप सहरी ले लें। बिल्कुल ठीक है। आप असली घी का जो है इनटेक बढ़ा दें रमज़ान शरीफ में, ठीक है जी। ठंडे पानी जितनी भी गर्मी हो ना पिए, यख मशरूबात। ये देसी घी के अंदर पे समोसे और पकौड़े बनाना शुरू नहीं कर नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, तलना तो है ही नहीं ना। तली हुई तो कोई चीज भी, मुरगन चीजें जितनी भी हैं सर, उनको डाइजेस्ट करने में हमारे मैदे को डबल टाइम लगता है। ये कॉन्सेप्ट जब हमें समझ में आ गया, बिल्कुल सही, बड़ी जब ये बात हमें समझ में आ गई ना कि उसमें एनर्जी कम हो जाती है, ग़िज़ाइयत कम हो जाती है, जी, हाँ जी, और बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में, उसके अंदर जो एनर्जियां हैं उसको हासिल करने में डबल टाइम चाहिए। अब आपकी मर्जी है कि आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है। फिर इससे बड़ा जो फेलियर है वो ये है कि पानी भी रखे हुए होते हैं, मशरूबात भी बना बना के रंग बिरंगे रखे हुए होते हैं हमने, और वो बिल्कुल रंग होता है, मसनूई रंग होता है, और बाज़ औक़ात तो फूड ग्रेड के भी रंग नहीं होते जो हमारे पास उन दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स और दीगर जो है मशरूबात मिल रहे होते हैं। और फिर इसके साथ जो है, जो बड़ा फेलियर वो है, फल रखे हुए हैं जिनके अंदर पानी की मिकदार अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दी है, जैसे कि तरबूज, खरबूजा। इन चीज़ों को अगर आपने खाना है तो भाई आप पानी ना पिए। बिल्कुल सही। आप तो खुद अपने मैदा को बंद करने के लिए, अपने गैस्ट्रिक पैदा करने के लिए और इस तरह की जो है वो ग़िज़ाएं ले रहे हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी ज़हरें खड़ी हैं उनको बढ़ाए। आपके कम्बिनेशन वैसे ही हैं सारे। फिर जल्दी जल्दी में खा रहे हैं कि जी अब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, फिर आगे हम रोटी खाएंगे, अभी वो बाकी है। जी, ठीक है सर। फिर अजीब अजीब कम्बिनेशन बनाए हुए हैं, अजीब अजीब वो बनाए हुए हैं कि उनको देख के ना खौफ आता है कि यार ये खा के खारिज कैसे करेंगे। फिर वहीं आ जाती है बात, निज़ाम खराज कमज़ोर है, 11 महीनों में हमने उसको कमज़ोर किया है। 1 महीना अल्लाह पाक ने नेमत दी है कि इसमें उसको मेंटेन करके एक्टिव कर लें, पूरे साल के लिए फिर चला। हम उसको भी इस तरह से गुजारते हैं कि गुज़श्ता जो 11 माह है उससे ज़्यादा जो है ना यहाँ पर हमें तकलीफ जमा हो जाए। ऐसा ही। जब तक हम इस चीज़ की इस्लाह नहीं करेंगे, हमारे बड़े इस चीज़ के ऊपर जोर नहीं देंगे, हमारे साथी इस चीज़ बात पर नहीं आएंगे, जब तक इसकी इस्लाह नहीं होगी। अब वापस आ जाते हैं हम अपनी उसी जगह पर कि हमने जब पेशेंट को मेहनत जो है ना वो उसके बॉडी के ऊपर करनी है, तो हमारे मुआलजीन वहाँ कमज़ोर हैं। कहते हैं ये मेहनत वाला काम हमसे नहीं होता, हम चाहते हैं बस बातें करें, लोग हमें बस पैसे दे जाएं और हम बस सो जाएं। सर इस तरह से कभी भी ना कोई कौम कामयाब हुई, ना कोई बंदा कामयाब हुआ, ना कोई इदारा कामयाब हुआ, ना कोई भी। ये मैं समझता हूँ कि ये तकाजा ठीक है। ठीक है जी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है जी, मेरे पीरो मुर्शद ने ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तज़किरा किया कि शुक्र के बारे में आपने तलकीन की, और उसके उस बयान के आखिरी अल्फाज में आपने फरमाया कि
आप अपने आप को ऐसे तैयार रखें कि जैसे जहाज वाली कैफियत में, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। पूरा आपने ये फलसफे को डिक्लेयर किया कि इस तरह का हर वक्त हर किसी के लिए आपका जज्बा होना चाहिए, अपने आप को तैयार रखना है। अब हम लोग तो तैयार रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट खराब है एज अ मुआलिज। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आने वाले की जेब से पैसे कैसे निकालने, सही, उसको हमने फ्रॉड कैसे करना है, चीट कैसे करना है, इसके अगेंस्ट फिर पेशेंट का भी दिमाग ये हो गया कि भाई तुमने पैसे ले लिए, अब फटाफट मुझे आराम आ जाना चाहिए। और वो फटाफट नहीं आता। जब हम यहाँ पर लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, मरीज खराब हो जाते हैं। खराब, हम ऐसे मेरे मुंह से निकल गया, मैं उसको खराब नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे उस्ताद कहते थे कि वो बला टल गई आपसे, उसने ठीक होना ही नहीं है। जो बंदा जल्दबाजी में ठीक होना चाहता है ना, उसको बहुत जल्दी पड़ी हुई है ना, वो ठीक ही नहीं होना चाहता, वो अपनी इस्लाह चाहता ही नहीं है। वो ग़िज़ा की और इन चीज़ों के ऊपर अगर उकता गया है ना, तो वो फिर उसकी शिफा का टाइम अभी पूरा ही नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो इन सब चीज़ों की एक तरतीब बराबर करने वाले, करवाने वाले को मुआलिज कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसके ऊपर कारबंद करने वाला और उसके ऊपर चलाने वाला जो मुआलिज है, वही दरअसल कामयाब मुआलिज है। वो ख्वाह किसी भी पैथी में हो, किसी भी जगह पर हो, तमाम चीज़ों को सही समझता हो, तमाम चीज़ों को मेंटेन करने की वो सलाहियत रखता हो। मैं बात जब वक्फे पे जा रहे थे ये कर रहा था, मेरे पास 2-3 बंदे हर वक्त सिर्फ दवाइयाँ बनाने वाले होते हैं जी। और फिर भी अद्विया हमारी जो है वो कंप्लीट नहीं बनती। हम अक्सर मरीजों को यही कह रहे होते हैं कि 1 दिन में बनेंगी, 2 दिन में बनेंगी, ठीक है जी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो लाइन नहीं लगी हुई होती मरीजों की। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, हम लगाना भी नहीं चाहते, हमारा ये तसव्वुर भी नहीं, हम कहते हैं यार पूरी ज़िंदगी में एक बंदे की शफा का बायस बन जाए तो वो शफा वाले जो हैं वो आपको कबूल कर लेंगे। तो सर दरअसल बात ये कि ये सारी चीज़ें हैं अल्लाह के काम, हमने तो अपने काम को दयानतदारी से करना है। वो शुरू होता है कि आपकी तरफ पेशेंट आता है, वहाँ से लेकर उसकी जो है काउंसलिंग से लेकर, उसकी हिस्ट्री मेंटेन से लेकर, उसकी तशखीस से लेकर, तजवीज़ से लेकर, उसको मेडिसिन देने से लेकर, उसकी ट्रीटमेंट की मेहनत की एंडिंग पॉइंट तक, उसको जो है ग़िज़ा और परहेज़ के ऊपर तलकीन करने तक, ये तमाम फ़राइज़ हैं एक मुआलिज के ऊपर, जो पूरा करता है वही दरअसल मुआलिज है। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारे और दीगर मामला हैं, इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर माह मुबारक के हवाले से जो तरतीब आपने बनाई है ये बड़ा ज़रूरी है इसको समझना। आज हमने खुलकर सारे इसी मामले पर गुफ्तगू की है क्योंकि सवालात इससे रिलेटेड ही हैं और ये ज़रूरी होता है माह मुबारक की आमद से कबल कि आपको ये समझाया जाए कि आपने अपने मामलात को किस तरह से अंजाम देना है। मैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ तशरीफ़ लाए और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू मैंने की आपके सेहत के हवाले से बड़े आम मामलात पर। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे अब ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह।